हाँ, देखें बच्चों, तो आज हम क्या है, एड ग्रेड कक्षा 8 का एड ग्रेड अध्याय 2 करेंगे। और हमारा क्या है, अध्याय 2 क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, पहले इसको समझ लें, फिर इससे के संबंधित क्वेश्चन आप करेंगे। तो देखें यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, पहले मैं इसे समझा दूं। तो चर का मतलब ये है कि जब आप समीकरण बनाते हो तो समीकरण में जो एक्स वाई जेड वगैरह जो यूज होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, अब यदि किसी समीकरण में केवल एक्स आया है तो इसका मतलब एक चर वाला हो गया। यदि किसी समीकरण में यहाँ पर एक्स और वाई दो आए हैं तो इसका मतलब दो चर वाले हुए। यदि किसी समीकरण में एक साथ एक्स वाई जेड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई तीन चर वाला समीकरण हो जाता है। और दूसरा है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण का मतलब ये है कि जो एक्स वाई जेड है उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर क्या हो, एक हो। मतलब जैसे एक्स अकेला है, इसमें इस प्रकार एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सिंगल एक्स सिंगल वाई या सिंगल जेड होना चाहिए। तो उसको आप क्या बोलोगे, रैखिक समीकरण यहाँ पर बोलोगे। यहाँ पर समीकरण जब बनता है तो उसमें दो चीजें होती हैं, चर और अचर। तो चर क्या होती हैं, एक्स वाई जेड वगैरह जो होती हैं वो चर कहलाते हैं। और जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर होता है, मतलब एक दो तीन चार पांच इस प्रकार जो जो भी संख्याएं, इनको हम क्या बोलते हैं, अचर राशि यहाँ पर बोलते हैं, एक दो तीन चार पांच को। और एक्स वाई जेड जो ABCD के अल्फाबेट जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है, चर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर अब आते हैं हम, जैसे क्या है हमारे प्रश्नों पर आते हैं। तो एट ग्रेड कक्षा 8 का क्या है, जो सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। कौन सा गणितीय कथन समीकरण है। तो समीकरण जब बनता है तो उसमें बराबर आता है और उसमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं आता, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर यदि देखो तो इसमें पहला वाला जो है वो क्या है, समीकरण है, क्योंकि पहले वाले में देखो बराबर भी लगा है, यहाँ पर चर भी है अचर भी है, और इसमें लेस देन ग्रेटर देन नहीं है। जबकि यहाँ पर जैसे क्या है, बी वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर केवल कौन सी राशि है, अचर हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, 15 2 5 है, मतलब इसमें चर एक्स वाई जेड का यूज नहीं है, इसलिए समीकरण नहीं बोल सकते आप इसको। दूसरा यहाँ पर देखें, इसमें देखें तो इसमें यहाँ पर क्या है, चर और अचर तो हैं, बराबर भी है, लेकिन क्या लगा है, लेस देन वाला लगा है, छोटा वाला निशान इसमें लगा है। समीकरण में कभी भी छोटा या बड़ा का निशान नहीं लगा होता, इसलिए यहाँ पर सी वाला भी आंसर नहीं है। और इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पर क्या है, चर राशि नहीं है और इसमें बड़े का निशान लगा, इसका मतलब ये भी समीकरण नहीं है। तो समीकरण कौन सा है आपका, ए वाला ऑप्शन आपका समीकरण है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर सेकंड काले क्या प्रश्न पर चलते हैं। देखो क्या दिया है, 3x + 2 = 13 में x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस समीकरण को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा और x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। अपने पास समीकरण क्या लिखा है, 3x + 2 = कितने, 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं कि जब यहाँ पर आप समीकरण सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या, जो x वाले नंबर है या y वाले जो नंबर हैं उनको लेफ्ट में ले लो। ठीक है, और जो बिना एक्स वाई जेड वाले होते हैं, मतलब जो अचर राशि होती है, उनको राइट साइड में आप कर देते हो। तो देखें यहाँ पर जैसे 3x यहीं पर रहेगा। अब जो 2 है इसको बराबर के उधर ले जाओगे तो बराबर के उधर क्या लेगा, 13 है। और 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जब संख्या एक साइड से दूसरी साइड जाती है, चाहे लेफ्ट से राइट साइड जाए या राइट साइड से लेफ्ट साइड जाए, तो उसका यदि नंबर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। गुणा का दिया है तो भाग में चला जाएगा और भाग में दिया है तो गुणा में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार 3x बराबर कितने बचेंगे, 3x बराबर 13 में से 2 कम करो 11 आ जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि आपको x का वैल्यू चाहिए तो x बराबर, तो देखें 11, अब 3 किस में है, x के गुणा में है, और गुणा में है तो उधर जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो 11/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो 11/3 यानी कौन सा ऑप्शन आपका अटेंड करोगे यहाँ पर, डी वाला। तो डी वाला ऑप्शन आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखें तो अगला क्या है, तीसरा प्रश्न हमारा है, क्या दिया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो एक चर आप जानते ही है, मतलब केवल x में हो या केवल y में हो तो उसे एक चर वाला समीकरण बोलते हैं। इसके कितने हल होते हैं, तो एक चर वाले समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका बन जाएगा इसमें।
ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 16/7 है। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, प्लस 16/7 है, और इनमें से एक संख्या 11/7 है, तो दूसरी संख्या आपको पता करना है। तो इसको यदि हम मैं यहाँ पर आपको हल करके यदि बताऊं, तो दूसरी संख्या जब आप निकालोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, दोनों संख्याओं के योग मतलब 16/7 में से पहली संख्या माइनस कर दो, मतलब 11/7 को आप घटा दोगे। ठीक है, और घटाते हैं तो पहले नीचे देखो, दोनों के बटे में 7 है, तो दोनों के बटे में यदि संख्या समान है तो उसको तो नीचे एक बार लिख लो, और ऊपर जैसे 16 माइनस 11 बचे, तो 16 में से 11 माइनस करोगे तो कितने आएंगे, 5 आ जाएंगे। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 5/7 आपका आंसर इसका हो जाएगा, मतलब सी वाला आंसर आपका इसका बन जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसको यहां पर नोट कर लें, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। देखें, तो हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, क्या दिया है, पांचवा प्रश्न है, किसी संख्या के 3 गुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। ऐसी संख्या बताना है जिसमें 3 का गुणा करके 15 यदि हम जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 93 आते हैं, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखें इसको कैसे करोगे, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यहाँ पर हम उस संख्या को x यहाँ पर मान लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि भाई संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि संख्या में 3 का गुणा करने पर तो x है, अब x में 3 का गुणा कर दिया, 3x हो गया, गुणा गुना 3 गुने में 15 जोड़ने पर, अब जो 3 गुने में कितने जोड़ने हैं आपको, 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होते हैं, मतलब बराबर कितना आ जाएगा, 93। ठीक है, जैसा बोला पहले वैसा हमने समीकरण बना लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन अपने किए थे कि समीकरण जब बनता है तो उसमें जो चर वाले होते हैं उनको एक साइड कर लो और अचर वाले एक साइड कर लो, मतलब x वालों को एक साइड करो और बिना x वालों को दूसरी साइड करो। 3x है इनको तो आप यहीं पर रखो, ठीक है, बराबर कितनी है, 93। अब जो 15 है इनको आप उधर ले जाओगे, तो प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यानी 3x बराबर कितने हो जाएंगे, तो 93 में से 15 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 78 यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक है, यानी 3x बराबर 78, तो x बराबर यानी क्या आएगा 78, और 3 उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी गुणा में उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, और भाग में पहुंच जाएगा तो 3 का भाग दे दो 78 में, तो 3 दूनी 6, यानी कितने बचे, 1, 18 हो गए, 3 6 18, तो कितना आ गया यहाँ पर 26 आ गया, और 26 आ गया मतलब ए वाला ऑप्शन आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना जो यहाँ पर पांचवा प्रश्न यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमको क्या दिया, हल कीजिए। यहाँ पर आपको एक समीकरण दी है, छठवां प्रश्न है, और इस समीकरण को हल करना है, मतलब x में भी आपको x का मान ही निकालना है। समीकरण हल करना है तो उसमें जो भी चर राशि दे रखी है x y z, उसकी वैल्यू आपको निकालना होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, इसमें भी देखो, तो यहाँ पर क्या, जैसे 5x है, ठीक है, और ये x है तो इसको इधर लाओगे, लेफ्ट में लाओगे तो x माइनस का हो जाएगा। अभी x किसका है, प्लस का है, इसको बराबर के लेफ्ट में लाएंगे, बाएं साइड लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बराबर कितने हैं, 2 हैं, और जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, तो माइनस के हैं तो उधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मैंने भी बार बार बता रहा हूं कि एक एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं और बिना एक्स वालों को दूसरी साइड कर लेते हैं। जो एक्स वाले हैं उनको लेफ्ट में कर लिया, और जो बिना एक्स वाला था उसको आपने राइट में कर दिया। ठीक है, अब देखो 5x में से 1x कम करोगे तो कितने बचेंगे, 4x बचेंगे, बराबर कितने हैं, 2 और 3 यानी कि 5। ठीक है, यानी x बराबर तो कितनी है, 5, और 4 गुणा में है, उधर जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे, तो x बराबर 4/5 आपका उत्तर इसका बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हल ही करना था यहाँ पर। ठीक है, अब इनको यहाँ पर आप क्या नोट कर लें, और अगले प्रश्न पर फिर हम चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखें, तो अगले प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं हम। क्या दिया है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए।
तो अभी बताया था जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो संख्या आप क्या मान लोगे, x यहाँ पर मान लिया करोगे, ठीक है। तो हमने जैसे मान लिया कि संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब जैसा बोल रहा है वैसा आप आगे बढ़ो। क्या दे रहा है कि किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है, मतलब संख्या x है तो x को आप 8 से भाग दे दो, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, तो परिणाम -3 प्राप्त होता है, तो बराबर कितने आते हैं, -3, तो बराबर -3 लिख दो, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, मतलब x का वैल्यू आपको चाहिए। अब देखो 8 किस में, बटे में, मतलब भाग में, तो x बराबर 8 जब उधर जाएगा तो 3 के किस में पहुंच जाएगा, गुणा में चला जाएगा, मतलब -3 गुणा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो -3 का 8 से गुणा करोगे तो माइनस का 8 3 24, तो भाई संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 24 आ जाएगी। तो 24 आपका उत्तर यहाँ पर आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट कर लोगे आप। फिर इसी प्रकार फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसके बाद नोट करना आप, ठीक है। तो देखें 8 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, रमेश ने एक संख्या सोची, ठीक है, उसका 2 गुना किया। पहले संख्या सोची एक, फिर उस संख्या को क्या किया, डबल कर दिया, उसमें 2 का गुणा कर दिया और उसमें 20 जोड़ा। 2 गुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ दिए, परिणामी संख्या को 25 से भाग दिया। 20 जोड़ने के बाद फिर उसमें क्या किया, 25 से भाग दिया। भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो बराबर कितने आते हैं, 4 आते हैं। वह संख्या क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो वैसे ही फिर मैं वही करता हूं कि संख्या क्या है, तो हमने जैसे मान लिया कि संख्या क्या है, x है। ये मैंने यहां पर मान लिया कि भाई संख्या क्या है, x है, ठीक है। अब जैसा बोल रहा है वैसे आगे बढ़ाओ कि उसका 2 गुना किया, तो x का 2 गुना मतलब 2x। फिर क्या बोल रहा है, और उसमें 20 जोड़ा। 2 गुणा करने के बाद कितने जोड़ने हैं उसमें, 20, तो इसमें फिर मैंने यहाँ पर 20 जोड़ दिए। फिर क्या करना है, परिणामी संख्या को 25 से भाग दिया। अब जो आया उसमें 25 से भाग देने, भाग देने मतलब बटे में 25 लिख दोगे। भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, तो बराबर कितना आएगा, अब 4 आएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको जब हल करोगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, भाई संख्या आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहले देखो 25 किस में, भाग में, तो उधर जाएंगे तो गुणा में पहुंच जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेंगे, 2x प्लस 20 बराबर 25 का गुणा 4 में करोगे तो 25 चौको 100, ठीक है। अब देखो 20 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि x वाले को लेफ्ट में ले लेते हैं और बिना x वाले को राइट में कर देते हैं। तो 2x बराबर 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 20, ठीक है ना। अब इधर क्या है, इधर कर लेता हूं, ठीक है। आपके पास नीचे जगह हो तो नीचे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आएगा, 100 में से 20 कम करोगे तो 80, तो 2x बराबर 80, मतलब x बराबर, अब 2 उधर जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा। तो 80 बटे 2 मतलब 80 भागित 2। अब 80 में 2 से भाग दोगे तो कितने आएंगे, 2 चौको 8 और 0 मतलब 40, मतलब x बराबर आपको कितना मिल गया, 40 मिल गया। यानी कि वह संख्या क्या है, 40 है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो क्या वीडियो को लाइक और यहाँ पर शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या है लाभ उठा सकें। और इसको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर चलते हैं, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हाँ देखेंगे तो अगले प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 10वां है। क्या दिया है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। गुणज मल्टीपल का मतलब ये है कि 10 का गुणज मतलब ऐसी संख्या जिसमें 10 का भाग जाता है। किसी भी संख्या का गुणज यानी उस संख्या का उसमें भाग जाता है, ठीक है। जैसे 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये 10 के गुणज कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे 10 के ऐसे 2 गुणज जो कि यहाँ पर जिनका योग कितना है, 210 है, और दोनों कैसे लगातार हैं, क्रमागत हैं। तो उनमें से छोटा गुणज आपको चाहिए। तो जैसे हमने मान लिया कि छोटा गुणज है वो आप मान लेते हैं कि x है, ठीक है। ऐसा हम मान लेते हैं कि छोटा गुणज है जो है वो कितना यहाँ पर x से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मान लिया, ठीक है। अब
चूंकि यहाँ पर क्या है, दो क्रमागत गुणज है, मतलब पहला गुणज यदि x है तो अगला वाला क्या बनेगा, x प्लस में 10, क्योंकि 10 के गुणज है। मतलब जैसे पहली संख्या 20 है तो अगली संख्या क्या होगी 30, 10 10 प्लस करके। जैसे पहली संख्या यदि x है तो दूसरी संख्या x प्लस में 10। अब क्या बोल रहा है कि इनका योग 210 है, मतलब इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो बराबर कितना आता है, 210। तो बराबर 210 लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पर जैसे 1x और 1x मतलब कितने x हो गए, 2x, ठीक है। अब जो 210 बराबर में है और ये 10 इधर थे, इनको आप राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये निकला कि 2x बराबर कितना होगा, यहाँ पर 210 में से 10 कम किए यानी 200, ठीक है। यानी x बराबर तो 200, अब जो दो गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, मतलब 200/2। और 200 में 2 का भाग दोगे तो 2 का भाग मतलब संख्या आधी हो जाती, मतलब 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100। मतलब वह छोटा जो गुणज है वह कितनी है, 100 है, ठीक है। यदि दूसरा बड़ा गुणज पूछा होता तो 100 में 10 जोड़ दो, 110 हो जाता। दूसरा बड़ा गुणज यदि पूछा होता तो छोटा जो गुणज पूछा मतलब x यानी कि 100 आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिर अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। क्या दिया है, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो आपको आकृति दिख रही है, जो आकृति है वो एक क्या है, आयत है। ये क्या रेक्टेंगल है और इसका परिमाप कितना है, 186। परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप मतलब उसका एक पूरा घेरा। तो इस आयत का परिमाप यदि आपको चाहिए तो इसकी चारों भुजाओं का योग आपको चाहिए, ठीक है। अब चूंकि पहले तो देखें आयत है तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और जो बड़ी वाली भुजा लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। या मैं ये भी बोल सकते हैं आप कि आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है पहले भी हम कर चुके हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो 2 और लंबाई कितनी है, 2x प्लस 66, तो 2x प्लस 66 प्लस चौड़ाई कितनी है, 5x प्लस 6, तो 5x प्लस में 6, ठीक है। बराबर आयत का परिमाप ये दिया है कितना, 186, तो बराबर 186, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर पहले तो 2 किसमें है, इसमें भार गुणा में है, तो गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब 186 में भाग दे दो तो 2 9 18 और 2 3 6, ठीक है। अब कितने बचेंगे आपके पास, यहाँ पर देखो 2x और 5x, मतलब कि 5 और 2 7x, ठीक है। फिर प्लस 66 और 6, 66 में 6 जोड़ेंगे यानी कितने हो जाएंगे, 72 72 बराबर कितने यहाँ पर 93, ठीक है। तो 7x बराबर कितने हो जाएंगे, 72, उधर जाएंगे तो 93 में से कितने कम करोगे आप, 72 कम करोगे, घटाओगे यहाँ पर। अब देखो 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x बराबर 93 में से 72 कम करते हैं तो 3 में से 2 कम किए 1, 9 में से 7 कम किए 2, तो 7x बराबर कितने आ गए, यहाँ पर 21 आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर तो 7 चूंकि गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, मतलब 21/7। अब 7 का भाग दे दें यहाँ पर, तो 7 3 21, मतलब x बराबर कितने आ गए, 3। तो x बराबर 3 आपका उत्तर इसमें बन जाता है। यही हमसे यहाँ पर पूछा था x के किस मान के लिए, तो x बराबर 3 के लिए, ठीक है। अब आप इन सबको यहाँ पर नोट कर लोगे और फिर हम अगले प्रश्नों पर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है। इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये है, मतलब 1100 रुपये है, तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया, ठीक है। पलंग बनाने की कुल लागत कितनी है, 2600 रुपये है। इसमें से 1100 रुपये की तो सामग्री लग जाती है और जो मजदूरी लेता है वो 200 रुपये प्रति घंटे लेता है, मतलब 1 घंटे का 200 रुपये लेता है।
तो उसे बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया ये आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे हमने जैसे मान लिया कि बढ़ई ने उस पर x घंटे कार्य किया, ठीक है। हमने ये मान लिया कि बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया, तो हमने मान लिया कि बढ़ई ने उस पर x घंटे कार्य किया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 1100 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें तो 1100 रुपये की तो सामग्री लग जाती है, और फिर प्लस 1 घंटे के 200 रुपये लेता है, तो यहाँ पर x घंटे के तो 200 इंटू एक्स हो जाएगा। और इस प्रकार के लागत और उसकी क्या मजदूरी मिलाकर टोटल जो बनते हैं वो कितने बनते हैं 2600 रुपये। तो बराबर कितना लिख दोगे आप 2600 रुपये, ठीक है। एक यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत है, इसलिए हम उसी मेथड के द्वारा इसको सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 200 एक्स, अब चूंकि 1100 में एक्स तो है नहीं है, इसको आप उधर ले जाओगे तो यहाँ पर क्या करोगे 2600 में से 1100 आप माइनस कर दोगे, ठीक है। यानी 200 एक्स बराबर कितने बचेंगे यहाँ पर 1500, ठीक है। 2600 में से 1100 कम करेंगे तो 1500 बच जाएंगे। मतलब x बराबर अब 200 गुणा में है, उधर जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे, मतलब 1500 और भागित कितना 200, ठीक है। अब 200 का भाग देंगे किसमें 1500 में। अब चूंकि दोनों के लास्ट में दो दो जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दो। अब 15 में 2 का भाग दे दो, और 15 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर क्या है 2 7 14, मतलब 7 बार गया, और 1 बच जाएगा मतलब 1/2। तो 7 सही 1/2 मतलब 7.5 घंटे का टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया, तो बढ़ई ने 7.5 घंटे कार्य किया, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है 12वां प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना यहाँ पर और इसको नोट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। देखें पहले इसको और कर लेते हैं। 12वां प्रश्न है समीकरण हल कीजिए, ठीक है। अभी तक हम समीकरण ही चल रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर ही समीकरण पर आधारित है इसमें। तो देखें क्या दिया है, z/2 माइनस 1/5 बराबर z/3 प्लस 1/4, ठीक है। तो इसमें आप क्या करना है, जो z है वो यहाँ पर चर है, अभी x चल रहा था, z आ जाए उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे z वालों को एक साइड कर लेंगे और बिना z वाले को दूसरी साइड कर लेंगे। तो देखें z/2 और इधर z/3 है, इनको लेफ्ट में ले आओ तो माइनस के z/3 हो जाएंगे, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है जब एक साइड से दूसरी साइड जाता है कोई नंबर। इधर कितने हैं 1/4 हैं, और इधर कितने हैं बिना z वाले 1/5। तो 1/5 को उधर ले जाओगे तो किस को जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस के हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने में हो सके आपको दिक्कत आए, तो इसके लिए आपको सीधा सा क्या करना है कि यहाँ पर इस प्रकार कर दिया करें, जब भी बटे वाली संख्याओं को प्लस या माइनस करना हो तो इस प्रकार आप यहाँ पर कर दें। ये एक प्रकार से फॉर्मूला है, यानी इसका मतलब ये है कि क्रॉस गुणा, इसका गुणा इधर करना है, इसका इधर करना है, और इन दोनों का आपस में करना है। तो 3 का गुणा z से करोगे तो 3z हो जाएंगे, माइनस 2 का गुणा z से करोगे तो 2z हो जाएंगे, और बटे में 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 हो जाएंगे। वही का वो यहाँ पर क्या है मेथड यहाँ पर लगाना है, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 हो जाएंगे, फिर प्लस लगाए तो प्लस लगा दोगे, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और बटे में 5 गुणा 4 यानी कि 20 हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि आगे बढ़े तो देखो 3z में से 2z कम करो तो 1z, और बटे में 6 बराबर कितने हैं 5 और 4 9, और बटे में कितने हैं 20, ठीक है। अब 6z को उधर ले जाए यहाँ, सॉरी 6 को उधर ले जाए यहाँ पर, तो z बराबर क्या हो जाएगा 9/20, और 6 बटे में उधर जाएगा तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो 6 में भी 2 का भाग जाता है और 20 में भी 2 का भाग जा रहा है, ऊपर नीचे है तो काट दो, 2 3 6 और 2 से काटेंगे तो 10, तो 9 गुणा 3/10, यानी कि इसका मतलब ये है कि 9 में 3 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9 3 27, और बटे में कितने 10, तो 27/10 इसका क्या हो जाएगा आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप इनको यहाँ पर अपने क्या घर पर करके देखना, और यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ही बता दें, और जो हमारे स्कूल के हैं पढ़रिया वाले तो वो तो आप तो आके क्लास में ही बता दें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है सभी के लिए जय श्री राम,
ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।